बचपन से ये ख़्याल आता था कि मुस्लिम्स में जो बुरे हालात है ये क्यों है। और एक धार्मिक ग्रुप में पैदा होने की वजह से मतलब मुझे इस बात को खोजना पड़ता था। कई बार खोजते खोजते वो एक जो बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा, तो मुझे ये समझ में आया नहीं यार, मेन रीज़न जो है बाबा साहब के जो विचार है वो मुझे बड़े प्रभावित करने लगे कि क्या वजह है जो एक ऐसा समुदाय है, महार समुदाय या दलित समुदाय, जो इतना बुरी हालत में था, कभी किसी इनकी हिस्ट्री पढ़े तो, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को प्रेस्टिजियस बना लिया है। एक उन्होंने अपनी लेजेसी क्रिएट की है, अपने बलबूते पे क्रिएट की है। तो इसके पीछे वजह क्या है? ज्ञान जो है, नॉलेज जो है बहुत ही वाइड है। और स्पेशली बाबा साहब जैसे पंडित की जो बात करें, जो प्रकांड पंडित थे, जिन्होंने इतना लिख दिया, जिनकी वजह से आरबीआई क्रिएटेड है, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए क्रिएटेड है ना, जो उनके ख्यालात थे, तो इतने बड़े महान व्यक्ति को तो पढ़ना संभव ही नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ें मेन थी, जो पढ़ सकते थे, वो हमने छोटी मोटी किताबों से पढ़ा, उनकी लाइफ को पढ़ा, है ना। उनके बाद उनके ख्यालात, बुद्धिज़्म पे ख्यालात थे, वो पढ़ा। लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम में भी महिलाओं को ज़्यादा उनको इक्वलिटी नहीं है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में इक्वलिटी का दर्जा नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिए कौन से मुस्लिम है। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, इस समय मैं नागपुर की दीक्षा भूमि में हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ, और यहाँ पे काफ़ी लोग मिल रहे हैं। एक हमारे साथ में नागपुर के फजल अमीन जी है हमारे साथ में, जो कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित है, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, कुछ बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं। सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। आप यहीं नागपुर से हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, बाबा साहब को पढ़ने के लिए, के विचारों को पढ़ने में आपकी दिलचस्पी कब से जागृत हुई? बचपन से ये ख़्याल आता था कि मुस्लिम्स में जो बुरे हालात है ये क्यों है। और एक धार्मिक ग्रुप में पैदा होने की वजह से मतलब मुझे इस बात को खोजना पड़ता था। तो कई बार खोजते खोजते वो एक जो बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी जो होती है, जिज्ञासा, तलब जो होती है कुछ जानने की, दीवार के पीछे का देखने की, तो यही तलब थी। जानते 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 मैं जब लिबर्टी से मिला, लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन से, है ना, जो बाबा साहब के विचारों को प्रमोट करता है, तो मुझे ये समझ में आया नहीं यार, मेन रीज़न जो है बाबा साहब के जो विचार है वो मुझे बड़े प्रभावित करने लगे कि क्या वजह है जो एक ऐसा समुदाय है, महार समुदाय या दलित समुदाय, जो इतना बुरी हालत में था, कभी किसी इनकी हिस्ट्री पढ़े तो, लेकिन आज इन्होंने अपने आप को प्रेस्टिजियस बना लिया है। एक उन्होंने अपनी लेजेसी क्रिएट की है, अपने बलबूते पे क्रिएट की है। तो इसके पीछे वजह क्या थी? जब मैंने इन चीज़ों को सोचना शुरू किया और ध्यान लगाना शुरू किया, जब पढ़ना शुरू किया, बाबा साहब के ख्यालात को मैंने पढ़ना शुरू किया, तो वो चीज़ें सामने आती चली गई। और बचपन से मेरे एक अंकल थे, आह के अंकल, धर्मराज आह के अंकल, वो ये बात हमेशा बताते थे कि अगर आपको गांधी को जानना है तो आपको हिटलर को पढ़ना ज़रूरी है, और अगर हिटलर को जानना है, उसके ख्यालात को जानना है, तो गांधी को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो आप ऐसा नहीं है कि पक्षपात करके किसी चीज़ को जान सके। एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है या कोई भी जज होता है, उसके कोर्ट में अगर कोई केस आ जाए, मान लीजिए मियाँ बीवी के तलाक का केस है या डाइवोर्स का केस है, तो वो ऐसा नहीं करता है कि फ़ीमेल का ही केस वो सुनता है, फीमेल को, सर मेरे ऊपर बड़ी जुल्म है, ज़्यादती हुई है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, और जो उसका हस्बैंड होता है उसको डिनाई कर देता है। या फिर वो सिर्फ पैट्रियार्की के चलते सिर्फ हस्बैंड को सुनेगा, फीमेल को नहीं सुनेगा। वो क्या करता है, इंडिविजुअली दोनों को बुलाता है, पहले फीमेल को बुलाता है, उसकी पूरी बातों को समझ लेता है, फिर उसको साइड में रख के जो मेल कैंडिडेट होता है उसको बुलाता है, हस्बैंड को बुलाता है, उसकी बात को सुनता है, फिर वो अपने लॉजिक पे, अपने दिमाग की बलबूते पे ये डिसीजन लेता है इन दोनों में से राइट कौन है, या इन दोनों को मिला देना चाहिए या सेपरेट कर देना चाहिए, डाइवोर्स देना चाहिए, किस पे कैसी पेनल्टी लगानी चाहिए। तो उसके बाद वो चीज़ डिसाइड करता है। तो वही चीज़ हमारे साथ है। हम एक जज है, हमें दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दो आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है, इस्लामी कट्टरपंथी, हिंदू कट्टरपंथी है, लिबरलिज्म है, एक्सट्रीमिज़म है। हर चीज़ को पढ़ना है, हर चीज़ को समझना है, उसके बाद ही हम अपना डिसीजन, एक सेंटर वाइड डिसीजन जो बोलते हैं, सेंटर का डिसीजन जब भी हम ले सकते हैं। यही ख्याल आते हैं जिसकी वजह से मैंने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया और उनकी वजह से मैं प्रभावित होता चला गया। तो मैं अगर जैसे आपसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब के कुछ वॉल्यूम्स हैं जी, आपने उसमें कौन से स्पेसिफिक, जो स्पेशल, मतलब आपने विशेष ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा आपकी रुचि हुई पढ़ने में, ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो आपने पढ़ा? देखिए, उर्दू ज़बान में ज्ञान को जो है इल्म बोला जाता है, और इल्म का ऐन लाम मीम, तो इल्म का जो लाम है, ये हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं, मेरा तो उतना मानना है नहीं, लेकिन ऐसा बताते हैं कि इल्म का जो लाम है वो अर्श आज़म अल्लाह ताला के घर तक गया हुआ है, और इल्म का जो मीम है वो पाताल नगरी तक गया हुआ है। तो ज्ञान जो है, नॉलेज जो है बहुत ही वाइड है।
और स्पेशली बाबा साहब जैसे पंडित की जो बात करें, जो प्रकांड पंडित थे, जिन्होंने इतना लिख दिया, जिनकी वजह से आरबीआई क्रिएटेड है, फेडरल बैंक ऑफ यूएसए क्रिएटेड है ना, जो उनके ख्यालात थे, तो इतने बड़े महान व्यक्ति को तो पढ़ना संभव ही नहीं है। लेकिन जो जो चीज़ें मेन थी, जो पढ़ सकते थे, वो हमने छोटी मोटी किताबों से पढ़ा, उनकी लाइफ को पढ़ा, है ना। उनके बाद उनके ख्यालात, बुद्धिज़्म पे ख्यालात थे वो पढ़ा, उनके रिलीजन के ऊपर क्या ख्यालात थे वो पढ़ा, और उनका जो वॉल्यूम 1 था, जो हीरो वर्शिप के बारे में बताता था, जो गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करता था, जो जिन्ना को क्रिटिसाइज़ इन द सेंस ये नहीं कि नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ करता था, कंस्ट्रक्टिव वे में क्रिटिसाइज़ करता था, यानी क्रिटिसिज्म वे फॉरवर्ड, कि भैया आप गलत तो हो बट सही क्या है, तो सर सही ये है, मेरे नज़रिए के मुताबिक सही चीज़ें ये है। सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं, सिर्फ क्रिटिसाइज, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, यानी क्रिटिसिज्म एंड वे फॉरवर्ड, क्रिटिसिज्म एंड वे फॉरवर्ड, यानी सही क्या चीज़ें हैं वो भी बताई जा रही है। तो बाबा साहब के जो ख्यालात थे वो मैंने पढ़े उस वॉल्यूम में, वॉल्यूम नंबर 1 के अंदर में। अच्छा, उसमें ऐसी कौन सी उन्होंने बात रखी जो हमारे दर्शक अगर जानना चाहे, क्योंकि सारे लोग तो पढ़ते नहीं हैं, तो उसमें उन्होंने क्या ऐसी बातों को ज़्यादा लोगों तक मतलब उल्लेखित या प्रकाशित किया जो हमारी चर्चा का विषय होना चाहिए या जिसे जानना चाहिए? देखिए, बाबा साहब की सबसे अच्छी बात तो ये लगती थी कि बाबा साहब हमेशा एक बात बोलते थे कि आप अगर यानी अगर ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है जो हमें मिल चुकी है अंग्रेज़ों से, तो ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कुछ भी नहीं है विदाउट सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के, है ना। अगर आपके यहाँ पे एक आदमी भूखा है, ठीक है, तो और उसको आप बोलेंगे अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, तो वो आज़ाद कहाँ हुआ, वो तो भूखा का भूखा ही रहा है। अगर एक आदमी है, मान लीजिए वो गरीब है, आपने उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, उसको बहुत प्रोत्साहित किया, भैया आप क्रिश्चियन बन जाओ, ये बन जाओ, सिख बन जाओ, ठीक है, धर्म परिवर्तन हो गया उसका, लेकिन उसकी वजह से उसके ऊपर में इफेक्ट क्या पड़ा, वो तो गरीब का गरीब ही रहा, अमीर अमीर ही रहा। तो मेन जो चीज़ें होती है वो सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होती है, जो अब तक हमें मिलने की है। पहले इंडिया पे जैसे मैं ये बोलूँ तो मैं आज भी ग़ुलाम हूँ, आप आज भी ग़ुलाम हो। ग़ुलाम कैसे है? पहले हम ग़ुलाम थे दिल्ली वालों के या दिल्ली सल्तनत के, फिर उसके बाद एक राजा हट गया, दूसरा राजा आ गया, वो आ गए मुगल्स हट गए, फिर आ गए ब्रिटिशर्स, फिर ब्रिटिशर्स हंस गए, आज आके जो अपर क्लास या अपर कास्ट जो भी बोल सकते हैं हम, है ना, ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी वाले वो आ गए। तो हमारा रूल करने की बारी तो आई नहीं, हम तो गरीब के गरीब ही रहे, हम तो प्रजा ही रहे, हमारे रूल करने के टाइम आया ही नहीं है। तो ये चीज़ें सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट सोशियो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। और बाबा साहब ने यही जो मोहम्मद साहब के बारे में लिखा है, तो उन्होंने यही लिखा है कि पहले जो है अरब में जो जहालत थी, तो पैगंबर मोहम्मद ने डायरेक्टली उनको रूलर नहीं बना दिया था। उन्होंने पहले क्या किया, सोशल चेंजेस लाए थे, है ना। जो पहले ये होता था कि फीमेल्स के राइट नहीं थे, है ना, इक्वल दर्जा नहीं था, तो फीमेल्स को राइट्स दिलाए गए, है ना, यानी मर्द और औरत दोनों बराबर हो गए। काले गोरे का भेदभाव होता, तो आपने क्या किया, बिलाल हबशी को अपने कंधे पे चढ़ा के अजान देने लगा दी, है ना, तो उससे काले गोले का भेद खत्म हो गया। तो पहले इक्वलिटी आई, पहले जस्टिस आई, पहले एजुकेशन आया, उसके बाद में उनके अंदर पॉलिटिकल चेंजेस आए कि भैया हमारे पास जो मैसेज आया है ये मैसेज हम सारी दुनिया में फैलाए, तो जब जाके वो रूलर्स बने। अदरवाइज सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस अगर कम्युनिटी के अंदर नहीं आते, चाहे वो पूरे नेशन की बात करिए, कम्युनिटी की बात करिए, या मेरे अपने घर की बात करें, मेरे घर में 4 मेंबर, अगर 4 मेंबर के अंदर भी इक्वलिटी नहीं है, वहाँ पे जस्टिस नहीं है, तो हमारा घर, हमारी बस्ती में डोमिनेंट घर नहीं बन सकता है ना। हम आपस में लड़ते रहेंगे, या हमारी जो जहालत है, हमारी जो चीज़ें, उसकी वजह से हम खुद ही नीचे होते चले जाएंगे। तो यही मेन चीज़ें थी जो बाबा साहब ने उस किताब में लिखी है। अच्छा, मैं आपसे एक फ्रेंकली बात करना चाहता हूँ और खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इसकी क्रिटिसाइज़ करते, आलोचना करते हैं कि मुस्लिम में महिलाओं के साथ मेरे ख्याल से वो बराबरी नहीं है जो होनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा मैं देखा है, लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम में भी महिलाओं को ज़्यादा उनको इक्वलिटी नहीं है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। मुस्लिम कम्युनिटी में इक्वलिटी का दर्जा नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिए कौन से मुस्लिम है, वो अमेरिका के जो सो कॉल्ड बिल्डिंगों में रहने वाले मुस्लिम हैं, नहीं, उनके अंदर इक्वलिटी है। अब वो कौन से मुसलमान है? वो ये जो साउथ ईस्ट एशिया के जो मुसलमान हैं, जो इंडिया में रहते, जो पाकिस्तान में रहते, जो बांग्लादेश में रहते हैं, ये वो मुसलमान हैं। अब मुसलमानों में चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम हमारी हिस्ट्री नहीं जानते, है ना। हाँ, अब नहीं, देखो, जैसे मैं बता रहा ना, आपने क्वेश्चन किया कि आप बाबा साहब से इन्फ्लुएंस क्यों हुए, तो वो मेन हिस्ट्री का रीज़न है। अब आप किसी भी मुस्लिम मौलवी को पकड़िए, या किसी भी मुस्लिम जो पढ़ा लिखा एक डॉक्टर भी होंगे उसको पकड़िए, और उससे सिर्फ ये क्वेश्चन कीजिए, टेल मी द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो वो शुरू होती है 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, फिर मुगल्स आए, फिर हमने इतनी फतवात की, हमने ताजमहल बनाए, हमने लाल किले बनाए, हमने कुतुब मीनार बनाए, और कई सारे पॉलिटिक्स भी वही खेलते रहते हैं, हमने कुतुब मीनार बनाए, हम ये सब लेके जाएंगे पाकिस्तान।
तो भैया आप बताओ, मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है, तुर्की के मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं जानना हमको? आज आप जैसे हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप पाकिस्तान की भी एनसीईआरटी इंटरनेट के ऊपर में अवेलेबल है, उनकी जो किताब है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़िए। उसके अंदर टाइटल है, फ्रंट पेज पे टाइटल है, मुसलमानों की तारीख, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन मुस्लिम या पाकिस्तान के मुस्लिम, और वो टाइटल है और अंदर क्या लिखा हुआ है, पूरे तुर्कों की हिस्ट्री। तुर्कों ने कितने कब्जे किए, तुर्कों ने कितने फसवाद किए, बाबर कितना अच्छा था, बाबर कितना बुरा था, और बुरा नहीं था, कितना अच्छा था, मुगल कितने अच्छे थे। तो हमको क्या लेना देना भैया, मुगल अच्छे थे तो उन्होंने ताजमहल बनाए, तो हमारी हिस्ट्री बताओ ना, हम क्या।